गुप्ता जी ने जो बातें उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और महत्वपूर्ण इसलिए थी कि हिंदी के लिए वास्तव में होना क्या चाहिए, अब समय आ गया है हम इस पे विचार करें। गुप्ता जी कह रहे थे कि कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बने तो कैसे बने। हमारे देश में 1998 में एक प्रधानमंत्री होते हैं जो पूरे देश में लोकप्रिय थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। विदेश जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं और हिंदी में अपनी बात रखते हैं। लगभग 6 वर्ष उनका शासन रहता है, लेकिन आदरणीय गुप्ता जी जैसे लोग जो हिंदी के लिए चाहते हैं वह नहीं हो पाया। 2014 से एक बार फिर 6 वर्ष बीत गए और एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेश जाता है तो अपनी बात हिंदी में रखता है। लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी गुप्ता जी जो चाहते हैं वह सब नहीं हो पाया है। ये सब विचारणीय बातें हैं। यहां 2-3 चीजें जो उठ के आई हैं मैं उन पे चर्चा करना चाहूंगा, और विशेष रूप से जो एक दो जो चीजें यहां पे आई कमेंट बॉक्स में कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, ये तो सब जानते हैं। हिंदी की दुर्दशा हो रही है, ये तो सब बात जानते हैं, चौंकाने वाली बात क्या है। तो निश्चित रूप से अब हम चौंकाने वाली बात नहीं करेंगे। कोई भाषा कैसे बनती है पहले तो इस पर विचार कर लीजिए। भाषा को बनाने के 2 तरीके हैं, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, कानून। और कानून कैसे बनता है मैं उसका एक उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद से बताता हूं। तुर्की पर अंग्रेजों का शासन था और सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता था। इस्लाम की भाषा, तुर्की इस्लामिक देश था, इस्लाम की जो भाषा थी, धार्मिक भाषा, वो अरबी थी। और वहां पर जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो भले ही भारत के इस्लामिक लोग वहां के खलीफा का समर्थन कर रहे थे, बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया में केवल भारत के लोग, केवल हिंदुस्तान के लोग तुर्की के खलीफा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन तुर्की में तुर्की की जनता ने एक क्रांति कर डाली और कमाल पाशा को अपना नेता चुन लिया। कमाल पाशा तुर्की राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बन गया। अब समस्या थी कि किस भाषा में इस नए तुर्की के कामकाज को किया जाए। एक विचार था कि अंग्रेजी, जैसे भारत में माना जाता है कि अंग्रेजी आधुनिक भाषा है, अंग्रेजी में ही सारा कामकाज होना चाहिए। तो उधर कट्टरपंथियों का मानना था कि हम इस्लामिक देश हैं तो अरबी भाषा हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, अरब साम्राज्य हमारे बिल्कुल पड़ोसी में है, तो अरबी भाषा में कामकाज होना चाहिए। ऐसे समय पे कमाल पाशा ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद विद्वानों की एक बैठक बुलाई, और उस बैठक को बुलाने के बाद विद्वानों के सामने अपना मंतव्य रखा कि देश की अधिकांश जनता यह चाहती है कि मातृभाषा में कामकाज हो, अर्थात तुर्की भाषा में कामकाज हो। तो ये जो तुर्की भाषा में जो कामकाज है ये आप लोग कितने दिनों में संभव करा सकते हैं। विद्वानों ने विमर्श किया और कहा कि हम लगभग 1 वर्ष का समय लेंगे, 1 वर्ष के अंदर तुर्की भाषा स्थापित हो जाएगी। कमाल पाशा ने कहा थोड़ा और विचार करिए, थोड़ा कठिन परिश्रम करिए। 1 वर्ष में तो पूरी एक पीढ़ी, 1 वर्ष की पीढ़ी बदल जाएगी, कुछ जल्दी करिए। अंततः विद्वान पहले 9 महीने पे सहमत हुए, थोड़ी देर बाद और दबाव बनाने पर 6 महीने, बहुत ज्यादा दबाव बनाने पर विद्वानों ने कहा कि हम 3 महीने में तुर्की भाषा में कामकाज प्रारंभ करा सकते हैं। कमाल पाशा ने बैठक का अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और कहा कि जब थोड़े से मेरे देश के विद्वान
1 वर्ष की अवधि को 3 महीने में खत्म कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में मैं कमाल पाशा ये आदेश देता हूं कि कल जब सुबह का सूरज निकलेगा तो तुर्की देश में सारा कामकाज तुर्की भाषा में होगा। और एक झटके में तुर्की भाषा में कामकाज प्रारंभ हुआ। तो या तो कोई ऐसी तानाशाही व्यवस्था हो जो तानाशाह एक झटके में निर्णय ले, तो सारे विद्वान, समस्या यह है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको चलाने वाले विद्वान होते हैं, और वो विद्वान उस प्रधानमंत्री की रोम रोम को खींचते हैं, एक एक रोम को खींचता है, एक एक रोम को खींचता है, एक एक रोम को खींचता है। कहने का तात्पर्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी जैसे हिंदी प्रेमी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर भारत में हिंदी स्थापित नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं विद्वानों के बीच का कोई तकनीकी प्रश्न है। अब जाहिर सी बात है कि हिंदी से जुड़े हुए विद्वान तो यही चाहेंगे देश का सारा कामकाज हिंदी में हो। तो कठिनाई कहां से आई? इस कठिनाई को समझने के लिए मैं एक छोटा सा और प्रसंग आपके सामने रखूंगा। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में भाषा के मामले में कमाल हुआ, इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और देश, पश्चिम एशिया का एक और देश, वहां पर भी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा कमाल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए एक अलग से देश इजराइल बनाया गया। ये यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, पोलैंड में, पुर्तगाल में, स्पेन में, अमेरिका में, कनाडा में और इंग्लैंड में। और जाहिर सी बात है इनकी सबकी अलग अलग भाषाएं थी। कोई जर्मन बोलता था, कोई स्पेनिश बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, कोई इंग्लिश बोलता था। जब इजराइल का गठन हुआ तो फिर भाषा का एक प्रश्न उठा। अंग्रेजी को क्योंकि उस समय विश्व की सबसे प्रचलित भाषा माना जाता था, यहूदी चाहते तो अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन यहूदियों के मन में ठीक उसी प्रकार मातृभाषा के लिए गौरव था जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय पर तुर्की देश में था। और यहूदियों ने आपस में उस समय 1945 में केवल 20 लाख की आबादी यहूदियों की थी इजराइल में, जो अभी भी लगभग केवल 1 करोड़ के आसपास से ज्यादा नहीं पहुंची है। उन 20 लाख जनसंख्या के विद्वानों ने आपस में बैठकर यह निर्णय किया कि हमारी देश की उपयोग में आने वाली भाषा, हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा हिब्रू होगी। और मजे की बात यह कि उस समय पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति हिब्रू बोलने वाला उपलब्ध नहीं था। हिब्रू केवल यहूदी धर्म ग्रंथों की भाषा थी। लेकिन यहूदी विद्वानों ने परिश्रम किया, हिब्रू भाषा का सरलीकरण किया, उसकी लिपि का सरलीकरण किया और पूरे देश में हिब्रू भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से तुर्की में तुर्की भाषा का उपयोग प्रारंभ हुआ और ठीक उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल में हिब्रू भाषा का उपयोग प्रारंभ हुआ। मातृभाषा को लेकर अगर बात करें तो एक और घटना है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पाकिस्तान जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में जो परिवर्तित हुआ है, इसके पीछे भी भाषागत कारण है। और पंजाबी मुसलमानों द्वारा उर्दू थोपने का विरोध करने के कारण बांग्ला भाषी मुसलमानों द्वारा जब विरोध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश की स्थापना हुई। और जो हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी में मनाते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पीछे भी बांग्लादेश का भाषा के लिए किया गया संघर्ष है। तो ये तो मातृभाषाओं के लिए गौरव अनुभव करने की बात है, और यही गौरव निश्चित रूप से हम हिंदी भाषियों के बीच में आता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी को भी यह गौरव मिले। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग ये समझते हैं
कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। 21वीं सदी आने के 15 साल पहले ही 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है का नारा लगाकर इस देश के एक तथाकथित लोकप्रिय और युवा प्रधानमंत्री ने, यह बात अलग है कि वह अगला चुनाव अपना हार गए तो कितने लोकप्रिय थे, उन्होंने इस देश में, इस देश की उस युग की पीढ़ी जो मेरी पीढ़ी है, उसमें एक भ्रम फैला दिया कि कंप्यूटर आने वाला है और कंप्यूटर बिना अंग्रेजी के नहीं चलने वाला है। और मजे की बात यह है कि पूरे देश में लोगों की यह मानसिकता बन गई, लोग ये समझने लगे कि कंप्यूटर अब अंग्रेजी के बिना नहीं चल पाएगा। और परिणामतः उस प्रधानमंत्री ने एक झटके में तानाशाही भरा निर्णय लेते हुए 1986 में नई शिक्षा नीति लाई, और उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वह सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो विदेशों में, विदेशी दूतावासों में भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, छावनी एरिया में सैनिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, और पूरे भारत में जनपद स्तर पर केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गठित किया गया था, जिसके अंतर्गत सेंट्रल स्कूल जैसी अवधारणा थी। प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे। आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उस सीबीएसई के माध्यम से अपनी पार्टी के नेताओं से जगह जगह, कस्बे कस्बे और गांव गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाने शुरू किए। हम लोग सोचते हैं कि ये कंप्यूटर क्रांति हो रही थी। ये कंप्यूटर क्रांति नहीं हो रही थी, बल्कि जनता की जेब काटने का एक इंतजाम किया जा रहा था, और साथ के साथ भारत की जो सनातन संस्कृति और परंपरा है, भारत की जो मातृभाषाओं की जो परंपरा है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा था। बहुत कम लोग इन बातों पर जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस देश में मातृभाषाओं को हाशिए पर धकेलने की बात आ गई, तो जो उसके ठीक आगे 1986 के बाद शासन तंत्र विकसित हुआ, वह मातृभाषाओं के विषय में सोच ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो मैं सबसे पहले यह बात बताना चाहता हूं, राष्ट्रवादी लेखक संघ निश्चित रूप से केवल हिंदी भाषा के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन हिंदी सहित भारत की समस्त मातृभाषाओं के लिए हमें जनमानस तैयार करने की आवश्यकता है, और इसी उद्देश्य से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और इस वेबिनार का भी यही उद्देश्य है। मैं सबसे पहले, अब चौंकाने वाले तथ्यों की बात है तो मैं चौंकाने वाले तथ्य बताने जा रहा हूं। मैं अभी तो मेरी भूमिका चल रही थी, और अगर आप बोर हो जाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा देर तक बोर करने के पक्ष में नहीं रहता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूरोप में मुख्य भूमि में 39 देश हैं, 39 देश। और ये 39 देश, जो मुख्य भूमि के 39 देश हैं, एक में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होता। प्रत्येक देश की भाषा अलग है। जर्मनी की जर्मन, स्पेन की स्पेनिश, फ्रांस की फ्रेंच, इटली की इटालियन, वगैरह वगैरह। अंग्रेजी तो यूरोप में केवल एक, यूरोप के पश्चिम में जो द्वीप समूह है, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उस ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह की भाषा है। यह बात अलग है कि उस ग्रेट ब्रिटेन में जो राज्य स्थापित हुआ, वहां पे 2 राज्य हैं, आयरलैंड और इंग्लैंड। उनमें से यूनाइटेड किंगडम नाम का जो देश था, उस देश ने लगभग आधी दुनिया पर शासन किया, और अपने औपनिवेशिक देशों पर अपनी मातृभाषा अंग्रेजी को थोप दिया। अर्थात अंग्रेजी एक थोपी हुई भाषा है, और यह केवल भारत पर नहीं, अपितु ब्रिटेन के जितने भी औपनिवेशिक देश थे, उन सब पर थोपी गई भाषा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे जो भी हो, सब जगह अंग्रेजी थोपी हुई है। और इन औपनिवेशिक देशों की जनता में यह भाव भर दिया गया कि आधुनिक बनना है तो अंग्रेजी के बिना आधुनिक नहीं बना जा सकता। अब जो लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजी के बिना आधुनिक नहीं बना जा सकता है, तो वह जरा यह भी सोचें कि आखिरकार यूरोप के जो बाकी के 39 देश हैं, उनमें अंग्रेजी की क्यों आवश्यकता नहीं है।
एशिया में भी जो 5 विकसित देश हैं वे भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। इनमें रूस है, इनमें दक्षिण कोरिया है, इनमें चीन है, इनमें जापान है, और इनमें एक का मैं जिक्र कर चुका, इजराइल। 5 देश, 5 विकसित देश अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। अर्थात इस धरती पर जितने भी विकसित देश हैं, इस धरती पर जितने भी विकसित देश हैं, उनमें केवल 5 देशों की भाषा अंग्रेजी है। और वो 5 देश हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन खुद। विकसित देशों में केवल इन 5 देशों की भाषा अंग्रेजी है। बाकी के 44 देशों की भाषा अपनी मातृभाषाएं हैं। यह बहुत विचारणीय बात है। अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न यह आ गया कि देश का विकास मातृभाषाओं से होता है, और हम मातृभाषाओं का उत्थान किस प्रकार से करें, यह बात विचारणीय है। यूरोप में जब विज्ञान का विकास हुआ तो विज्ञान की भाषा लैटिन थी, और इस लैटिन भाषा का मतलब था कि चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो रसिया हो, सारे लोग लैटिन भाषा में विज्ञान सीखते थे। सबसे पहले मातृभाषा में विज्ञान सीखने का जो उपक्रम हुआ वह रूस देश में हुआ। और मजे की बात यह है कि रूस देश में जब मातृभाषा में विज्ञान सीखने का उपक्रम हुआ तो इस चीज को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति एक सुदूर गांव का प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था। उस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने लैटिन को त्याग कर अपनी मातृभाषा यानी रशियन भाषा में फिजिक्स जैसा विषय पढ़ाना शुरू किया, और देखते ही देखते 2-3 वर्षों के अंदर आसपास के क्षेत्रों में यह प्रचलित हो गया कि मातृभाषा में हम विज्ञान बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और धीरे धीरे आसपास के प्राइमरी स्कूलों से परंपरा चलती पूरे रूस में फैली, और रशियन भाषा में। और यह केवल भाषाई आंदोलन नहीं रहा, अपितु उसी हेडमास्टर का एक शिष्य लेनिन, उसने इस भाषाई आंदोलन को बड़ा रूप प्रदान किया, और बड़ा रूप प्रदान करने के बाद जारशाही का अंत करते हुए रूस में रशियन भाषा को स्थापित कर दिया। इसलिए जो लोग वामपंथ से जुड़े हुए हैं वह यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि वामपंथियों ने भाषा जैसे विषय पर बड़ा समग्र चिंतन किया है। हमें वामपंथियों की अच्छी बात लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वामपंथी हमारे सांस्कृतिक, हमारे देश में ठीक उल्टा काम करते हैं, हमारी मातृभाषाओं के विकास की बजाय वह हमारी मातृभाषाओं के हनन और उनमें पारस्परिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे वामपंथी हमारे किसी काम के नहीं। कहने का मतलब है भारतीय वामपंथियों का जो रूप है वह बड़ा विकृत है, विद्रूप है। इसके ठीक विपरीत जो वामपंथी मूल चिंतन है वह उसको स्वीकार किया जा सकता है, और उसके आधार पर जो मूल वामपंथी चिंतन है उसके मूल में राष्ट्रवाद भी है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। अगर राष्ट्रवाद उसके मूल में ना होता तो चीन और रूस भी एक ही देश हो गए होते। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, यह अलग विषय है। अब प्रश्न यह है कि हम आखिरकार हिंदी को कैसे आगे लाएं। तो गुप्ता जी अगर हों और बाकी सारे वक्ता अगर हों, किसी ने यह वेबिनार ना छोड़ी हो, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि हमने लगभग 150 वर्षों में बहुत तरक्की कर ली है। और जैसा कि अरविंद मौर्य ने तथ्य रखे हिंदी के भविष्य के बारे में बताया, मैं बहुत सहमत हूं। और इसलिए सहमत हूं कि हिंदी के लिए छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हिंदी के लिए काम करने की आवश्यकता है। और क्या काम करने की आवश्यकता है? अभी हाल फिलहाल में आप अगर आप सरकार से डिमांड करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर डिमांडों और मांगों से हासिल होने वाला होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे के चले गए होते, 6 वर्ष से नरेंद्र मोदी हैं, ये भी कर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा न होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और उन बहुत सारे कारणों पर हमें विचार करना होगा।
सबसे पहली बात तो ये कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें हिंदी का विकास सबसे देरी से शुरू हुआ। हिंदी की प्रांतीय भाषाओं के व्याकरण जहां 12वीं शताब्दी तक तैयार हो चुके थे, वहीं ठीक विपरीत हिंदी का कोई व्याकरण, मैं फिर दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, चौंकाने वाली बात मैं बता रहा हूं कि हिंदी, भारत की सारी प्रांतीय भाषाओं के व्याकरण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक तैयार हो चुके थे, लेकिन हिंदी का व्याकरण, जी हां, हिंदी का व्याकरण 19वीं शताब्दी तक तैयार नहीं था। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 12वीं शताब्दी तक प्रांतीय भाषाओं के व्याकरण आ गए और हिंदी का व्याकरण 19वीं शताब्दी नहीं तक नहीं था। यह 700 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर क्यों आया? यह अंतर इसलिए आया कि इन 700 वर्ष में हिंदी क्षेत्र पद दलित रहा, पद दलित रहा। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि इन 700 वर्षों तक भारत पद दलित रहा। पृथ्वीराज चौहान के अवसान के तुरंत बाद इस हिंदी क्षेत्र के भूभाग में अध्ययन अध्यापन की भाषा हिंदी नहीं रही। बोलचाल में हिंदी जरूर रही, राजकाज की भाषा हिंदी नहीं रही। ना तो अध्ययन अध्यापन की भाषा हिंदी रही और ना राजकाज की भाषा हिंदी रही, केवल और केवल वो बोलचाल की भाषा के रूप में रही। और बोलचाल की भाषा के रूप में भी, यानी अर्थात बोलियों के रूप में, राजस्थान में उसका कुछ और रूप था, तो बिहार के भागलपुर में उसका कुछ और रूप, तो सुदूर बरेली क्षेत्र में कुछ और रूप, तो छत्तीसगढ़ में कुछ और रूप। हिंदी का लगभग ऐसा स्वरूप था। और इन्हीं में से भाषाओं का जो नियम है, बहुत अच्छा बोल रहे थे आरुण त्रिवेदी जी, तो ये मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि भाषाओं का जो नियम है वो धीरे धीरे करके आपस में शब्दों का एकांतरण करते हुए, रघुनाथ पांडे जी थोड़ी देर रुक जाइए, नारों से हिंदी का भला नहीं होने वाला। और मेरा निवेदन है, नारों से हिंदी का जरा भी भला नहीं होने वाला है। हिंदी का भला होने वाला है काम के लिए, काम करेंगे तब हिंदी का भला होगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। जो है, हम नारे ही तो लगाते हैं, हम नारे लगाते लगाते ही तो हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है और समझी जाती है। जैसा कि हमारे रंजीत कुमार जी ने आंकड़े दिए थे, हिंदी विश्व की सबसे बड़ी बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा समाचार पत्र जिस भाषा में पढ़े जाते हैं इस दुनिया में, वह भी हिंदी है। सबसे ज्यादा न्यूज चैनल जो देखे जाते हैं, जिसे टीआरपी कहते हैं, और जो टीआरपी है वह भी हिंदी चैनलों की है। एमएल गुप्ता जी को याद होगा कि लगभग 5-6 वर्ष पूर्व जब हम साथ साथ थे, उस समय एमएल गुप्ता जी की बड़ी चिंता थी कि टाइपिंग का काम, तकनीकी काम किस प्रकार से हिंदी में होंगे। सच बात यह है कि जब 2015 में भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उस समय तक हमारे पास हिंदी टाइपिंग के, विशेष रूप से मोबाइल पर, ठीक ढंग के टूल तक नहीं थे। लेकिन हिंदी, मैंने क्या कहा, हिंदी बोलचाल की भाषा बड़ी, हिंदी समाचार पत्रों की सबसे बड़ी भाषा, हिंदी टेलीविजन की दुनिया की सबसे बड़ी भाषा, चौथी चीज और जोड़ लीजिए इसमें, हिंदी बाजार की सबसे बड़ी भाषा। ठीक है, उसमें अंग्रेजी मिश्रित है, तो किसी के पास जादू भी नहीं है। 130 करोड़ की जनता में हम ये उंगली घुमाकर या छड़ी घुमाकर जादू कर दें तो वह भी संभव नहीं है। गांव का एक आदमी बोलता है ट्रेनें लेट चल रही हैं, निश्चित रूप से इसमें दो शब्द अंग्रेजी के, ट्रेनें और लेट, लेकिन जो इसका व्याकरण है वह चल रही हैं। वो जो चल रही शब्द है वो विशुद्ध रूप से हिंदी का है। और किसी भी भाषा की जो पहचान होती है वह उसकी जो क्रियापद है वही होती है। उदाहरण के लिए, पेशावर में जब आतंकवादियों ने एक विद्यालय पर हमला किया, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लगभग 8-10 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय पे अध्यापकों और छात्रों को, छोटे छोटे छात्रों को मारा गया। तो सारे चैनल, बीबीसी, अल जजीरा, सारे चैनल्स वहां उस विद्यालय में पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जो प्रभावित बच्चे थे। तो बच्चे बोल रहे थे, बंदूक वाले इधर से आए, तड़तड़ गोलियां चलाते हुए इधर को गए,
ये मैंने टेलीविजन पर अपने कानों से सुना, मुझे आज तक याद है। एक बच्चा बोल रहा था। मेरा प्रश्न ये है कि लगभग ईरान के बॉर्डर के पास स्थित पेशावर में जब ये बच्चा बोल रहा था तो वो किस भाषा में बोल रहा था, उर्दू में या हिंदी में? और वो जो बच्चा पेशावर वाला बोल रहा था उसको बिहार में बैठी हुई गांव में टेलीविजन देख रही एक अनपढ़ बूढ़ी दादी आखिरकार कैसे समझ पा रही थी? तो सबसे पहले तो भाषा का जो स्वरूप है हमें उसके समझने की आवश्यकता है। और आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हिंदी मरने वाली भाषा नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है, ग्रामीण क्षेत्र की मानकीकृत की हुई भाषा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही हमने इसको निकाला है। अन्यथा अगर ग्रामीण क्षेत्रों से हमने इस भाषा को ना निकाला होता तो इस देश में पूरी तरह से या तो फारसी और उर्दू चल रही होती या अंग्रेजी ही चल रही होती। लेकिन कितना भी बाजार बना लीजिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का, अंततः धीरे धीरे हिंदी का जोर आ रहा है। और हिंदी का जोर आ रहा है तभी आरुणि त्रिवेदी जैसे लोग, रंजीत कुमार जैसे लोग, अथवा एमएल गुप्ता जैसे लोग हिंदी के लिए सारस्वत यज्ञ करने में जुटे पड़े हैं। तो ये तय मान लीजिए कि हिंदी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी के स्वरूप को समझिए। हम जिस विषय पे बात करना चाहते थे इस वेबिनार में, हमारे वक्ताओं ने पूरी उसकी धारा बदल दी। बड़ा आश्चर्य है मुझे जो है, और सीधे सीधे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बातें एक तरह से करने लगे। मैं आपको बता दूं, हिंदी या कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा वो सरकारें नहीं बनाती। राष्ट्र किसी सरकार में निहित नहीं होता, अपितु राष्ट्र वहां की जनता में निहित होता है। और जनता की दृष्टि से हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी। इसके लिए किसी भी संवैधानिक प्रावधान की करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर संविधान में एक प्रावधान अगर हम राष्ट्रभाषा का कर दें, एक लाइन और जोड़ दें संविधान संशोधनों की भांति अन्य संविधान संशोधन जो हुए हैं, तो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? संविधान में लिख जाएगा इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन फिर आपको जवाब तमिल वालों को भी बोल देना पड़ेगा, आपको जवाब कन्नड़ वालों को भी देना पड़ेगा, आपको जवाब मराठी वालों को भी देना पड़ेगा, आपको जवाब बांग्ला वालों को भी देना पड़ेगा। हिंदी के लिए जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, वह यह बात भूल जाते हैं कि दुनिया में अकेला देश है जो बहुभाषिक देश है। अन्यथा अगर आप यूरोप को देखें तो केवल भाषाई आधार पर, ईसाई तो सारे के सारे लोग हैं भाई, यूरोप में सारे लोग ईसाई हैं, अधिकतम ईसाई हैं, धर्म एक ही है, संस्कृति भी एक ही है। केवल और केवल भाषा के आधार पर, केवल और केवल भाषा के आधार पर वहां पर छोटे 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 देश बने हुए हैं। तो पहले तो यह निश्चित कर लीजिए कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का आंदोलन चलाने के लिए क्या आप भारत को यूरोप की तरह भाषाई आधार पर टुकड़े टुकड़े करने की ओर ले जाना चाहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप नहीं रोक पाएंगे। आपने देखा होगा 1967 में जब हिंदी के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं करने के प्रयास किए गए तो तमिलनाडु में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, आपको आपकी जानकारी में नहीं होगा। मैंने जब तमिलनाडु की यात्रा की तो मैंने पाया कि तमिलनाडु में अगर हम हिंदी में बात करें तो अधिकांश लोग 99% लोग आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। ये स्थितियां हैं। हिंदी के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को सबसे पहले तो इन स्थितियों में सुधार करना पड़ेगा। और इस सुधार का एक छोटा सा फॉर्मूला मेरे पास है कि हम हिंदी को, केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा ना कहें, अपितु भारत की जितनी भी प्रांतीय भाषाएं हैं वह सारी की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। और हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ इस देश की संपर्क भाषा के रूप में, इस देश की संपर्क भाषा के रूप में होनी चाहिए। ये बात हो गई एक। यानी अगर हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में लाएंगे तो निश्चित रूप से जो एक खौफ बैठता है दक्षिण भारतीयों के बीच में, वह खौफ नहीं बैठेगा। अब आ जाइए दूसरी बात पे। एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार उठ रहा है, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, अंग्रेजी को लेकर। सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है, इजराइल ने कौन सी प्रविधि अपनाई है जो उनके यहां अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता? रूस ने कौन सी प्रविधि अपनाई है जो उनके यहां अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता? चीन ने कौन सी प्रविधि अपनाई है
जो वहां पे प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले जनमानस, और जनमानस कब बनेगा? जनमानस तब बनेगा जब संपूर्ण ज्ञान को इजराइल की तर्ज पर मात्र 20 लाख देशों 20 लाख लोगों के देश इजराइल ने संपूर्ण ज्ञान को हिब्रू भाषा में परिवर्तित किया, और हम 135 करोड़ की संख्या में होने के बावजूद संपूर्ण ज्ञान को अपनी मातृभाषाओं में परिवर्तित करने की तरफ कोई भी न ध्यान देते हैं न आंदोलन चलाते हैं। तो मेरा मानना सबसे पहले तो ये है कि हिंदी को आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और मातृभाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जो हिंदी के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, जिनके मन में हिंदी के लिए कसक है, अब जाहिर सी बात है जिनके अंदर कसक होगी उन्हीं को काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि जो अंग्रेजी भाषा को अपनाए हुए काले अंग्रेज जो पदों पर बैठे हुए हैं और वह आपके लिए काम करेंगे तो असंभव। यह काम आंदोलन के रूप में जनता को करना होगा। यह काम जिस प्रकार से रूस में एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने काम किया रशियन भाषा के लिए, ठीक उसी प्रकार से बिना किसी सरकारी सहयोग के हमें आंदोलन के रूप में इस काम को करना पड़ेगा कि संपूर्ण ज्ञान को हम अनुवादित कर मातृभाषा में लाएं। और 135 करोड़ की जनता में ऐसे लोग आगे निश्चित रूप से आएंगे, केवल आह्वान करने की आवश्यकता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि इस देश में आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में देवनागरी ना के बराबर प्रचारित थी। फिर ध्यान से सुन लीजिए, देवनागरी ना के बराबर प्रचारित थी। और यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के बाद जब 19वीं शताब्दी से जो सफर तय हुआ, 20वीं शताब्दी के अंत में जाकर 1893 में इतनी दयनीय अवस्था थी कि बनारस के कुछ विद्वानों को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करनी पड़ी। हम इन तथ्यों पर गौर करते हैं कि देवनागरी 19वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी के अंत तक बड़ी दयनीय स्थिति में थी, और उस दयनीय स्थिति को सही प्रकार से उसको रफू करने के लिए एक प्रकार से बनारस के 3 कक्षा 9 के छात्रों को, जिनकी उम्र मात्र 18 से 19 वर्ष थी, उन लोगों को बड़े स्तर पर काम करना पड़ा और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करनी पड़ी, वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के। आप अगर सोचें कि बड़े संस्थान और बड़े विद्वान कुछ करेंगे, बड़े संस्थान और बड़े विद्वान कुछ नहीं करते। एक उदाहरण बताता हूं। हिंदी का पहला व्याकरण 1919 में प्रकाशित हुआ। इस व्याकरण को पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखा गया था, जबलपुर के रहने वाले थे, और इसको प्रकाशित नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। बड़ी विचारणीय बात है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद भी हिंदी का पहला व्याकरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट के रूप में नहीं था, अपितु नागरी प्रचारणी सभा के सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा तैयार किया गया एक व्याकरण था। बड़ा आश्चर्य होता है कि 1919 में इस व्याकरण के आने के तुरंत बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय हिंदी को विभागीय मान्यता दे देता है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी को विभागीय मान्यता नहीं देता, और हिंदी को यह विभागीय मान्यता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 1924 में प्राप्त होती है। मुझे इतिहास के अध्येता के रूप में यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदी की स्थिति 19वीं शताब्दी में भी ऐसी थी, 20वीं शताब्दी में भी वैसी थी, 21वीं शताब्दी में भी वैसी ही चल रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं कुछ और इस वेबिनार के लिए बातें रखना चाह रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जो वेबिनार है वो हिंदी के जो मूल तथ्य हैं उन तथ्यों से भटककर हमारे वक्ताओं द्वारा दूसरी तरफ ले जाई गई, और वो केवल और केवल नारे पे चला गया कि हिंदी को स्थापित कैसे करें। हिंदी को स्थापित करने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, अनुवाद प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, सारे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर हम ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं, लोग कहें कि सब अंग्रेजी माध्यम में सारे काम होंगे तभी होगा। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए
कि पटना जैसे शहर में आनंद कुमार सुपर 30 बैच चलाता है। उस सुपर 30 बैच में जो 30 बच्चे लिए जाते हैं, क्या वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे होते हैं? आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप पता नहीं कहां से किस तरह से तर्क देते हैं। क्षमा चाहता हूं, आप नाराज होना चाहते हैं, नाराज हो जाइए, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पटना में सुपर 30 बैच में आनंद कुमार जिन 30 बच्चों को चुनता है, वह 30 बच्चे क्या अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए बच्चे होते हैं? किसने कह दिया कि भारत में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के ही सब कुछ हो सकता है? सच बात यह है कि हमने मातृभाषाओं में सही तरीके से ज्ञान उपलब्ध कराया ही नहीं है, और आवश्यकता सबसे पहले इसी आंदोलन को चलाने की है कि हम मातृभाषाओं में ज्ञान उपलब्ध कराएं। और सिद्धार्थ शंकर जी, अनूप कुमार जी, राष्ट्रवादी लेखक संघ के दोनों अगर वक्ता हो तो जरा हाँ करिए, इधर बोलिए थोड़ा सा जो है। जी सर जी। राष्ट्रवादी लेखक संघ आज इस वेबिनार में शपथ लेता है कि वह सबसे पहले मातृभाषाओं में ज्ञान परिवर्तन के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाएगा। आज राष्ट्रवादी लेखक संघ का जो मैं आंकड़ा देख रहा था, 2 दिन से विश्लेषण कर रहा हूं, प्रत्येक भाषा के लोग जुड़ चुके हैं, प्रत्येक प्रांत के लोग जुड़ चुके हैं। क्या हम एक अभियान नहीं चला सकते? अभी लोगों को यह तक नहीं पता है कि जिस समय अंग्रेजों ने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ग्रंथ था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, उस ग्रंथ की प्रति देवनागरी में उपलब्ध नहीं थी। संस्कृत का ग्रंथ बंगला लिपि में उपलब्ध था। बहुत कम लोगों को यह बात पता है। मनुस्मृति, जिसके लिए पूरे देश में क्रांति हो जाती है, मनुस्मृति की प्रतियां बार बार जलाई जाती हैं, वह मनुस्मृति जैसा ग्रंथ भी देवनागरी में उपलब्ध नहीं था। अपितु मद्रास प्रेसिडेंसी के पुस्तकालय में एक मद्रास के पास के किसी गांव के ब्राह्मण ने तमिल लिपि में उस प्रति को वहां के पुस्तकालय अधीक्षक को भेंट किया था, और उसके बाद वो लोगों के प्रकाश में आई। आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अलबर्नी ने जब भारत के बारे में किताबुल हिंद में लिखा, तो वहां पर मनुस्मृति पहले नंबर पर नहीं है। मनुस्मृति 20 स्मृतियों में बीच में पड़ी हुई है। लेकिन हम इतने अल्पज्ञानी हो गए हैं कि हम तथ्यों तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, और हम मनुस्मृति को लेकर जाने क्या क्या बात करते हैं। और यही स्थिति हिंदी को लेकर है। जब वेदों का प्रकाशन शुरू हुआ, वेदों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में शुरू हुआ, तब भी यही स्थिति थी। देवनागरी में वेद उपलब्ध नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से जाकर बीकानेर के महाराजा के पुस्तकालय में जाकर जो है वेदों की प्रति संस्कृत में देवनागरी लिपि में मिली। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से सबसे पहले तो देवनागरी का प्रचार किया गया। बहुत कम लोगों को अब चौंकाने वाले तथ्यों की बातें, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो मैं 1-2 चीजें और बता देता हूं। बहुत महिमा मंडन किया जाता है महात्मा गांधी का हिंदी के लिए, लेकिन मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हिंदी को 1924 तक स्वीकार्यता नहीं दी थी। ये कितनी शर्म की बात है। उस युग में 1916 में, यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, हिंदी क्षेत्र में केवल एक विश्वविद्यालय, और वह एक विश्वविद्यालय वहीं की मातृभाषा को स्वीकार्यता प्रदान नहीं करता। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो सकती है? आप गीत गाते रहिए मदन मोहन मालवीय के, लेकिन मैं तो मदन मोहन मालवीय के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि उनको जरा सा भी यह विचार नहीं आया कि पहले दिन से हिंदी का विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होना चाहिए था। ये क्या हुआ कि 1924 में तब आप हिंदी को मान्यता दे रहे हैं, जब नागरी प्रचारणी सभा में छोटी छोटी नौकरियां करने वाले मध्यम वर्ग के लोगों ने जब इतनी बड़ी क्रांति कर दी, उस क्रांति के बाद आप उस हिंदी को अपना रहे हैं। और मजे की बात, जिन लोगों ने मातृभाषा को लेकर क्रांति की, उनको हम ठीक ढंग से याद तक नहीं करते। हिंदी का श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय को जाता है, हिंदी का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को जाता है, हिंदी का श्रेय जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को जाता है। और हम जिन लोगों ने देवनागरी और हिंदी के लिए काम किया, उनको केवल साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई था, एक श्याम सुंदर दास कोई था, और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी कोई था। और मजे की बात यह कि श्याम सुंदर दास के साथ जो 2 और लड़के, कक्षा 9 के जो 2 और लड़के थे, उनका तो कोई नाम तक नहीं जानता। रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, जिन्होंने स्थापना की थी मूल रूप से, उनके तो ज्यादातर लोग नाम ही नहीं जानते। यहाँ पे जो मुझे 68 लोग दिखाई दे रहे हैं, इन 68 लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि नागरी प्रचारणी की स्थापना करने वालों में शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र भी थे? जरा मुझे बताएं। और आप सोचिए, अब मैं महात्मा गांधी के विषय में बताता हूं। बहुत सारी बातें अरुण त्रिवेदी जी ने बताई, लेकिन एक बात नहीं बताई। 1936 में एक व्यक्ति लंदन से आता है, और 1936 में आइडिया हो गया था। कांग्रेस के नेताओं का लक्ष्य आजादी का भी नहीं था। कांग्रेस का लक्ष्य था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमें सरकार बनाने को मिल जाए।
और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अंग्रेज प्रशासन ने यह चीज हामी भर ली, और हामी भरने के बाद चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ। जब चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ, लेकिन तब तक नागरी प्रचारणी सभा के आंदोलन से पूरे देश में देवनागरी ऊपर आ चुकी थी, लेकिन इस्लामिक जिहादियों को देवनागरी स्वीकार्य नहीं थी। सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने के बाद देवनागरी को ध्वस्त करने के षड्यंत्र होने शुरू हो गए। शुरुआत में तो वह अकेले दम पर ही जुटा रहा, लेकिन धीरे 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 कर जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ और चुनाव आए, तो वोटों की खातिर कांग्रेस के बड़े नेता, जैसे आजकल रंग बदलते हैं वैसे ही, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जिस प्रकार से आजकल वोटों की खातिर रंग बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से 1935 और 36 में कांग्रेस के भाग्य विधाताओं ने रंग बदल दिया। और वो रंग कैसे बदला? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। बड़े आदर के साथ महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। नागपुर में यह सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में महात्मा गांधी को भनक पड़ गई। लोगों ने कहा कि आप इस तरह से देवनागरी और हिंदी के सम्मेलन में शामिल होंगे तो मुसलमान वोट नहीं देने वाले। ये महात्मा गांधी वही थे जो 1919 में, मैं जो तुर्की का उदाहरण दे रहा था, तुर्की में भारत के मुसलमान खलीफा के पक्ष में जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के पक्ष में खिलाफत आंदोलन चलवा रहे थे। तो 1936 में जब चुनाव की बारी आई, तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, जिसका आरणी त्रिवेदी जी ने जिक्र किया, आप सोचिए कि हिंदी शब्द को त्याग करके, हिंदी साहित्य सम्मेलन अच्छा शब्द था, नागरी प्रचारणी सभा अच्छा शब्द था, दक्षिण हिंदी प्रचार समिति अच्छा शब्द था, इन सारे शब्दों को त्याग के एक नया शब्द गढ़ा गया और 1936 में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति बनाई गई। 1936 में, आरणी त्रिवेदी जी करेक्ट करिए, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1936 में बनाई गई। और उसके बाद उसी नागपुर में 1936 में अंत में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का सम्मेलन हुआ और महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की, हिंदी साहित्य सम्मेलन का त्याग करते हुए। और उस समय राष्ट्रभाषा का मतलब था फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी। कांग्रेसी नेताओं का मानना यह था कि फारसी लिपि तो यहां पे पहले से ही प्रचलित है, जगह जगह मदरसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और बोलने वाली भाषा तो हिंदुस्तानी है ही, तो दिक्कत क्या है। केवल इस्लामिक वोट लेने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने पलटी मार दी। और मैं सैल्यूट करता हूं कि घोर वामपंथी होने के बावजूद राहुल सांकृत्यायन जैसे व्यक्ति ने हिंदी और सिर्फ देवनागरी में यह जिद करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सच बात यह है कि जो हिंदी की भाषा की जो लड़ाई है, उसका जो पूरा इतिहास है, वह हम लोगों को पूरी तरह से न तो बताया जाता है और ना पाठ्य पुस्तकों में ठीक ढंग से उपलब्ध कराया जाता है। सच बात यह है कि राष्ट्रवादी विचारों के लोग जब तथ्यों को खोजेंगे और वेबिनारों के माध्यम से, लघु पुस्तकों के माध्यम से पूरी जनता के बीच में ले जाएंगे, तब जाकर एक आंदोलन की स्थिति बनेगी। और तब जाकर हमारे मन में, जिस प्रकार से इजरायलियों के मन में, यहूदियों के मन में हिब्रू के प्रति भाव था, तुर्कियों के मन में तुर्की के प्रति भाव था, तब जाकर हमारे जो भारतीय लोग हैं अपनी अपनी मातृभाषाओं के प्रति सम्मान का भाव उठेगा। और फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं हिंदी भाषियों को कि कम से कम वह लोग आपस में जब बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। मैं रेलवे में हूं, अक्सर कर देखता हूं दक्षिण की तरफ जाने वाली रेलों के सेकंड एसी के कोचेज में जो दक्षिण भारतीय परिवार होते हैं वो अपनी पारिवारिक बातें अपनी मातृभाषा में करते हैं, और उन्हीं ट्रेनों में हिंदी क्षेत्र के जो परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को जब पुकारते हैं तो कम प्लीज डोंट, इस तरह से अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। सच बात यह है कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने, 70 वर्षों में नहीं, इसे और पीछे ले जाइए, 1935 से लेके 1935 से परंपरा चली है वोटों की खातर, 1935 से लेकर अब 2020 आ गया, 85 वर्षों में कांग्रेस ने भारतीयों की, विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र के लोगों की, अभिजात वर्ग की, धनाढ्य वर्ग की मानसिकता को बदला है। और जब तक हम इस मानसिकता को बदलने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जो
जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग में न केवल मातृभूमि के मातृभाषा के प्रति हम चेतना जागृत करें, अपितु जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है उन कार्यों को करने के लिए एक आंदोलन छेड़ दें। और वे कार्य कौन है, कौन से कार्य हैं? वे कार्य हैं, एक तो गौरवपूर्ण जो हमारा साहित्य है, जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे वो इतिहास का ज्ञान हो, वह मातृभाषाओं में कम से कम मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधे उपलब्ध कराया जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यह काम हम कर सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा जब 1893 में न कोई संसाधन होते हुए, संचार के साधन नहीं, यातायात के साधन नहीं, तब नागरिक प्रचारणी सभा को स्थापित कर सकते थे। तो हम लोग तो संसाधनों से युक्त हैं। आज हमारे पास फोन है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन आवश्यकता बस इसी बात की है कि हम सही और सटीक तथ्यों को लाएं और हिंदी के लिए कम से कम नारे लगाने से बाज आएं। हिंदी को नारे लगाते लगाते 1947 से नारे लग रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। नारे लगानों से हिंदी का भला नहीं होगा, हिंदी के लिए काम करने से ही हिंदी का भला होगा। मैंने बहुत समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ शंकर जी। और कुछ ज्यादा बोल गया हूं, कुछ गलत बोल गया हूं तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।